हिमाचल प्रदेश का इतिहास। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत देखेंगे। हिमाचल के इतिहास के प्राचीन काल के सिक्कों, शिलालेखों, साहित्य, भवनों, यात्रा वृत्तांतों और वंशावलियों के अध्ययन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। और जो ये सारे के सारे स्रोत हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है पुराण। साहित्य में पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, इसके अलावा वायु पुराण और भगवत पुराण में भी इस क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, ऋग्वेद में हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, वृत्त संहिता, कालिदास के रघुवंश, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और कलहंड की राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। 1149-50 में राजतरंगिणी की रचना हुई थी। इसमें हिमाचल के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। तारीख़ फिरोजशाही और तारीख़ फरिश्ता में नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। तुजू की जहांगीरी में जहांगीर के कांगड़ा आक्रमण तथा तुजू की तैमूरी में तैमूरलंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के बारे में यदि हम पढ़ें तो दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद गति पकड़ने लगा। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगत, औदुंबर, कुलूटा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। शिमला राज्य संग्रहालय में रखे 12 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अर्की से। अपोलोडोटस के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा-मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। चंबा के लचोड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चंबा के लचोड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कुल्लू का जो सबसे पुराना सिक्का मिला है वो कब का है? पहली सदी का है और राजा विर्यास द्वारा चलाया गया था। इस सिक्के पर प्राकृत और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। शिलालेख और ताम्रपत्र लेख, कांगड़ा के पथियारा और कनिहारा के अभिलेख। जो कांगड़ा के पथियार और कनिहारा के अभिलेख हैं, इनमें ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख, मंडिक के सलोनू के शिलालेख द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है, जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे हुए हैं। कुल्लू के शिलारू अभिलेखों से गुप्तकाल की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकाल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कुल्लू के शिलारू अभिलेखों से। टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित जॉनसन बावर क्षेत्र में अशोक का शिलालेख है। निर्मण में 7वीं शताब्दी के महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र है। भवन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला, भरमौर के मंदिर, सिरमौर ताल के भग्नावशेष, कामरू, नग्गर, ताबो और की के बौद्ध विहार के भवनों से भी प्राचीन हिमाचल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम मूरक्राफ्ट ने काम किया और कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियां खोजने में सहायता की। कैप्टन हारकोट ने कुल्लू की वंशावलियां प्राप्त की। बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत, नूरपुर और राजौरी के राजघरानों की वंशावलियां खोजी। यात्रा वृत्तांत। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरातन विवरण टॉलेमी ने किया है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हुनसांग 630 से 640 एडी तक भारत में रहा। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगत भी आया। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने किसके समय? जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। फॉस्टर ने 1783 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की है। फॉस्टर ने 1783 में। विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 से 22 में और मेजर आर्चर ने 1829 के यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल प्रदेश के बारे में लिखा है। इसके अलावा अलबरूनी 1030 में जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ, इसने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। हिमाचल प्रदेश के पटियाला और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं? पत्थर शिलालेख।
औदुंबरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिलते हैं? त्रिशूल और बैल के। किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित हैं जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे? तो कुमायूं की चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। ताबो में वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई है? 1967 में। हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचाने योग्य अवशेष कब पाए गए? 1955 में। पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए? 1955 में बीबी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में खोजे गए हैं। पत्थर के हथियार 1955 में बीबी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में खोजे गए हैं। कुल्लू के राजाओं की वंशावलियों में बदलाव 1869 से 71 के दौरान किसने किए? कैप्टन हारकोर्ट ने। किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावलियां प्रकाशित की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पहाड़ी राज्यों की वंशावलियों की तरफ सबसे प्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान थे विलियम मूरक्राफ्ट। पथियार और कनिहारा इंस्क्रिप्शन में किसने पुनः बदलाव किए? स्टैनकोनो ने। पथियार और कनिहारा इंस्क्रिप्शन में किसने पुनः बदलाव किए? स्टैनकोनो ने। चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतः संलेख हैं। इसमें लगभग कितने मोमडन मुस्लिम काल से भी पहले के हैं? तो कोई भी इसमें से मुस्लिम काल से पहले का नहीं है। और किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वतः संलेख हैं? चंबा के पास। हिमाचल के राजाओं और जो राणा थे और ठाकुरों के बारे में मुख्य सूचना स्रोत क्या हैं? रास्तरंगिणी, बैजनाथ की प्रशस्तियाँ और चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख, ये सब राणा और ठाकुरों के बारे में वर्णन करते हैं। एक ताम्रपत्र के अनुसार विक्रमी संवत 1717 चंबा शहर शक संवत के अनुसार किस वर्ष में पड़ेगा? 1582 में। चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र से संबंधित थे? चंबा से। चकली तांबे के सिक्के हैं ये, और 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? चंबा से। इसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में उत्कीर्ण नहीं है? तो इंडो ग्रीक में नहीं है। इसके अलावा ब्राह्मी में, शारदा में और नागरी में जो यहाँ के अभिलेख हैं वो उत्कीर्ण हुए हैं। ब्राह्मी, शारदा और नागरी में है, इंडो ग्रीक में नहीं है। सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पूर्व पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहाँ है? पाकिस्तान में। औदुंबरों के सिक्के पर किसके चित्र अंकित मिले हैं? त्रिशूल और बैल के। 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर मिले हैं? अंबाला और सहारनपुर में। कुलिंदों के सिक्कों पर कौन सी आकृति है? त्रिशूल के साथ शिव की। कांगड़ा के पथियारा और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी और खरोष्टी में। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखते हैं। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक बोला है हिमाचल का काल, यानी प्री हिस्टोरिक हिमाचल। प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। इस समय में मानव के कोई लिखित स्रोत हमें प्राप्त नहीं होते हैं, और केवल पुरातात्विक स्रोतों के ही इस अवधि में हमें स्रोतों पर ही निर्भर होना पड़ता है, लिखित रूप से कुछ नहीं मिलता है। तो इसको 3 अवधि में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 30 लाख से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC और नव पाषाण काल 7,000 से 1,000 BC। पूरा पाषाण काल 30 लाख से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 BC और नव पाषाण काल 7,000 से 1,000 BC। आदि ऐतिहासिक काल कैसा होता है? प्रोटो हिस्टोरिक उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। तो पूरा पाषाणकालीन स्रोत देखते हैं जो हिमाचल में हमें मिलते हैं। 1951 में सतलुज की सहायक नदी जो सिरसा थी, सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर नालागढ़ में। तो नालागढ़ में 1951 में क्या हुआ है? ओलाफ प्रूफर को पत्थर से बने औजार जैसे खुरपे आदि प्राप्त हुए हैं। तो 1951 में सिरसा जो है उसके साथ नालागढ़ में ओलाफ प्रूफर को मिले थे पत्थर से बने औजार। 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा से आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। इसमें चौपर, हस्त कुठारे और वेदनी प्रमुख है। डॉक्टर जीसी महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थर के औजारों के अवशेष प्राप्त किए हैं।
सिरमौर की मार्कंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण और नवपाषाण कालीन स्रोत की बात करें तो भारत में इस अवधि को 10,000 से 1,000 BC को माना गया है, एक ही माना गया है, जबकि यूरोप में इसका विभाजन किया गया है। स्थायी कृषि और सभ्यताओं का उद्गम इस अवधि के दौरान हुआ। रोपड़ की कोटला निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। रोपड़ के कोटला निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती यमुना नदी के तलहटी में भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तनों पर बने मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल के निवासी के बारे में पढ़ते हैं। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं जिन्होंने नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली थी। पश्चिमी हिमालय में वर्तमान में कोली, हाली, डोम, चनाल, बाड़ी आदि लोग कोल जाति से ही हैं। कोल जाति का हिमाचल प्रदेश में बसने का पता कुमायूं की चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से पता चलता है। किरात मंगोल कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति थी। ऋषि वशिष्ठ ने इन्हें शीशनदेव यानी लिंग देवता की पूजा करने वाला कहा है। महाभारत में किरातों को हिमालय का निवासी बताया गया है। वन पर्व महाभारत के अध्याय 140 में इनके निवास का वर्णन मिलता है। किरातों को पहाड़ी तलहटी से ऊंचे पर्वतों की तरफ भगाने वाले कौन थे? खश थे। मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है। कालिदास के रघुवंश में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। नाग जाति के बारे में देखें तो इस जाति की लोग हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हर जगह बसते थे। मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों की 10 फुट ऊंची मूर्तियां हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नाग देवता को दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की उलोपी नामक नागकन्या से गंधर्व विवाह किया था। वासुकी नाग की पूजा चंबा कुल्लू आदि में की जाती है। वासुकी नाग की पूजा कहाँ की जाती है? चंबा कुल्लू आदि में की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था। खस आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई खस जाति कहलाई। रोडू क्षेत्र के खसधार खसगंडी नाम के गांव में इनके निवास का पता चलता है। खसों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें जो बेड़ा जाति के लोग हैं नाग जाति के वंशज समझे जाते हैं। बोला गया है कि जो रोडू क्षेत्र के खसधार खसगंडी नाम के गाँव हैं इनमें इनके निवास का पता चलता है इनसे। और खसों का नाग जाति पर विजय के रूप में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? खसों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें जो बेड़ा जाति के लोग होते हैं उनको नाग जाति के वंशज समझा जाता है। उनके परिवार के एक व्यक्ति की बलि इस उत्सव में दी जाती थी। खसों द्वारा निर्मण में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनके यहाँ की आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। जो खसों द्वारा निर्मण में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनके यहाँ के आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। इसमें खस नाग युद्ध का मंचन होता है। खस जाति से निकले हुए कनैत या जो कुलिंद है लोग खसिया नाम से प्रसिद्ध हैं। खस जाति से निकले हुए कनैत या कुलिंद लोग खसिया नाम से प्रसिद्ध हैं। महाभारत में इस जाति का बार बार उल्लेख आता है। यह लोग कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। जो खस जाति है वो कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। वायु पुराण और विष्णु पुराण में खसों का वर्णन है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में खसों का वर्णन है। इन्हीं खस लोगों के सरदारों ने बाद में छोटे छोटे राज्य संघ बनाए जिन्हें मवाणा कहा गया। खसों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया। पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खसों से ली थी। प्राचीन देवता, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्राचीन देवताओं को पूजा जाता था? शिव। हिमाचल के आदि निवासियों द्वारा ऐसे देव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं जो कि शिव से मिलते जुलते हैं। इसका उदाहरण मणिमहेश, किन्नर कैलाश महासुर देवता का मंदिर है। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म जो है वो शैव धर्म है। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। शक्ति, हिमाचल प्रदेश में शिव उपासना के साथ साथ शक्ति पूजा भी होती थी। यह पौराणिक काल में दुर्गा, काली, अम्बा और पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर, भरमौर में लक्षणा देवी मंदिर, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, ज्वालामुखी, हिडिंबा देवी कुल्लू, नैना देवी बिलासपुर, हाटेश्वरी मंदिर हाटकोटी और भीमा काली सरहान हिमाचल प्रदेश में शक्ति उपासना के प्राचीन प्रमाण हैं। नाग देवता के अनेक मंदिरों एवं पूजा स्थलों के प्राचीन प्रमाण हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। आर्य और हिमाचल। आर्यों की एक शाखा ने मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। वे वैदिक आर्य कहलाए। ये लोग अपना पशुधन, देवता और गृहस्थी का सामान लेकर आए।
और सब सिंधु प्रदेश की ओर बढ़े, जहां पूरी तरह बसने में इन्हें 400 वर्ष का समय लगा। सब सिंधु प्रदेश जो है वो पंजाब का इलाका था। वहां से लेकर शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासियों जैसे कोल, किरात, नाग जाति के लोगों से हुआ। तो शांबर और दिव्यदास का जो फेमस युद्ध है, इसमें बोला गया है कि दस्यु राजा था शांबर के पास यमुना से व्यास नदी के बीच कितने पहाड़ियों में, जो वहाँ पर पहाड़ियाँ थी यमुना से व्यास के बीच, उसकी पहाड़ियों पर 99 किले थे। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच 40 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में दिवोदास ने उद्ब्रज नामक स्थान पर शांबर का वध कर दिया और आर्य ने कोल, किरातों और नागों को निचली घाटियों से खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया। जो ऋषि भारद्वाज थे वो आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। कौन? ऋषि भारद्वाज। खस और आर्य, खसों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया। जो वहीं पर बस गए, उन खसों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया या दास बना लिया। इसके बाद है वैदिक काल। तो वैदिक आर्यों के बारे में देखते हैं। वैदिक आर्यों के शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। तो वैदिक आर्यों के शक्तिशाली राजा थे ययाति, उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना। ययाति के बाद उसका बेटा पुरु इस राज्य का शासक बना। दशराग युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास, दिवोदास का पुत्र कौन था? सुदास, का युद्ध 10 आर्य राजा तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था। तो ऋग्वेद के अनुसार क्या दिया गया है कि दिवोदास का पुत्र सुदास जो था उसका युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था, जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है। सुदास की सेना का नेतृत्व किसने किया? उसके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया। सुदास की सेना का नेतृत्व उसके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य 10 राजाओं की सेनाओं का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया। अन्य 10 राजाओं की जो सेना थी उनका जो नेतृत्व किसने किया था? विश्वामित्र ने। सुदास की सेना ने 10 राजाओं पूर्व राज्य की सेना को पराजित किया। इसके बाद सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। जो दशराग युद्ध है कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं के साथ किसने दिया था? विश्वामित्र ने दिया था। और सुदास की सेना का नेतृत्व किसने किया था? गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने। वैदिक ऋषि मंडी को मांडव्य ऋषि से और बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्मंड को परशुराम जी से और मनाली को मनु ऋषि से तथा कुल्लू घाटी में मणिकरण के पास स्थित वशिष्ठ कुंड गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। इसके बाद है जमदग्नि ऋषि। तो जमदग्नि ऋषि से रिलेटेड दिया है कि जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाना गांव में पूजा जाता है। जमदग्नि ऋषि को किस देवता के रूप में? जामलू देवता के रूप में मलाना गांव में इसकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा की जाती है। जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते थे वह जामू का टिब्बा कहलाया। यह सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी और जमदग्नि महर्षि के पुत्र परशुराम का मंदिर रेणुका झील के पास स्थित है। अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास अपने आश्रम बनाए और बाद में अनेक स्थानों पर निवास करने के लिए चले गए। ऋषि परशुराम। तो वैदिक आर्य राजा सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर्य जब रेणुका पहुंचे तो उनका स्वागत जमदग्नि ऋषि ने किया। सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय की मांग की और उन्होंने कामधेनु गाय की मांग की, उसे ऋषि ने देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर उसने जमदग्नि ऋषि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी गायों को लूटकर ले गया। परशुराम ने स्थानीय राजाओं तथा जातियों का संघ बनाकर सहस्त्रार्जुन पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे उन्होंने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। इससे परशुराम भड़क गए और सभी क्षत्रियों पर आक्रमण करने लगे। इससे आगे है महाभारत काल और हिमाचल प्रदेश के 4 प्राचीन जनपद। तो ऋग्वेद में हिमाचल को क्या कहा गया? हिमवंत कहा गया है। ऋग्वेद में हिमाचल को क्या कहा गया? हिमवंत कहा गया है। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल के ऊपरी पहाड़ियों पर व्यतीत किया था। भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की कुलदेवी हिडिंबा से विवाह किया था। त्रिगत राजा सुशर्मा महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कश्मीर, औदुंबर और त्रिगत के शासक युधिष्ठिर को कर देते थे।
कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी। महाभारत के 4 जनपदों त्रिगत, औदुंबर, कुलिंद और कुलुत का वर्णन मिलता है। तो बोला गया है कुलिंद रियासत ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी और महाभारत में 4 जनपदों त्रिगत, औदुंबर, कुलिंद और कुलुत का वर्णन मिलता है। औदुंबर औदुंबर महाभारत के अनुसार औदुंबर क्या थे? विश्वामित्र के वंशज थे, जो कि कौशिक गोत्र से संबंधित हैं। और औदुंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिलते हैं। औदुंबर राज्य के सिक्के कहाँ मिलते हैं? कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्रों में मिलते हैं, जो उनके निवास स्थान की पुष्टि करते हैं। ये लोग शिव की पूजा करते थे। पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का वर्णन मिलता है। पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का वर्णन मिलता है। औदुंबर वृक्ष की बहुलता के कारण यह जनपद औदुंबर कहलाता था। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबर के सिक्कों पर महादेव सा शब्द लिखा मिला है, जो कि महादेव का प्रतीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में औदुंबर के सिक्कों पर महादेव सा शब्द मिला है, जो कि महादेव का प्रतीक है। सिक्कों पर त्रिशूल भी खुदा है। औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। औदुंबर शिवभक्त और भेड़पालक थे, जिससे चंबा की गद्दी जनजाति का इनका संबंध रहा होगा। इससे आगे कहा गया है त्रिगत के बारे में कि त्रिगत जनपद की स्थापना किसने की थी? भूमिचंद ने की थी। त्रिगत जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। सुशर्मा जो था उसकी पीढ़ी का 231वां राजा था। कहीं पर इसका 234वां राजा भी बोला गया है। सुशर्मा चंद ने महाभारत में कौरवों की सहायता की थी। सुशर्मा चंद ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था, जो कि हाटकोटी का राजा था, उनका जो पड़ोसी राज्य था। और त्रिगत जो था वो रावी, व्यास और सतलुज नदियों के बीच का भाग था। त्रिगत रावी, व्यास और सतलुज के बीच का भाग था। रावी, व्यास और सतलुज के बीच का भाग क्या कहलाता था? त्रिगत कहलाता था। सुशर्मा चंद ने कांगड़ा किला बनाया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क ने 6 राज्य समूह को त्रिगत का हिस्सा बताया था। कौरव शक्ति, जलमनी, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कंदुप्रथा त्रिगत के हिस्से थे। कौरव शक्ति, जलमनी, जानकी, ब्रह्मगुप्त, दंडकी और कंदुप्रथा त्रिगत के हिस्से थे। पाणिनि ने त्रिगत को आयुजीवी संघ कहा है। पाणिनि ने त्रिगत को क्या कहा है? पाणिनि ने आयुजीवी संघ कहा है, जिसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाले संघ। त्रिगत का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी, कलहन की रासरंगिणी, विष्णु पुराण, वृत्त संहिता और महाभारत के द्रोण पर्व में हुआ है। महाभारत के द्रोण पर्व में भी त्रिगत का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट जो जनपद है वो है कुलुत। कुलुत राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था, जिसका विवरण रामायण, महाभारत, वृत्त संहिता, मार्कंडेय पुराण, मुद्रा राक्षस और मत्स्य पुराण में भी मिलता है। इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी, जिसका विवरण पाणिनि की कत्यादि गंगा में मिलता है। कुल्लू घाटी में राजा व्यास के नाम से 100 ईस्वी का या फिर पहली सदी का सबसे पुराना सिक्का मिलता है। इस पर प्राकृत और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। कुलुत रियासत की स्थापना प्रयाग इलाहाबाद से आए विहंग मणिपाल ने की थी। नेक्स्ट जनपद है कुलिंद। महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना, व्यास और सतलुज के बीच की भूमि थी, जिसमें सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्र शामिल थे। वर्तमान समय में कनैत या कुनैत का संबंध कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के चांदी के सिक्कों पर राजा अमोघभूति का नाम खुदा हुआ है। यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है और इसके साथ साथ पर पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है। इस क्षेत्र में उगने वाले कुलिंद बहेड़ा के पेड़ों की बहुतायत के कारण भी जनपद का नाम कुलिंद पड़ा होगा। महाभारत में अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। कुलिंद राजा सुबाहु ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को उपहार भेंट किए थे। कुलिंदों की 2री शताब्दी के भगवत चतेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। जो कुलिंदों की 2री शताब्दी के भगवत चतेश्वर महात्मन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कुलिंदों की गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी। कुलिंदों ने पंजाब के योद्धाओं और अर्जुनायन के साथ मिलकर कुषाणों को भगाने में सफलता पाई थी। किन 6 गणराज्यों के समूह का महाभारत व अन्य पुस्तकों में वर्णन मिलता है? त्रिगत, षष्ठ। 10 आर्य राजाओं के युद्ध को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? दशराग
3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच हिमाचल प्रदेश को जीतने के अभियान को किस आर्य राजा ने शुरू किया? दिवोदास ने। हिमाचल क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? आर्य। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज हैं? विश्वामित्र के और कौशिक गोत्र से संबंधित हैं ये। 10 आर्य राजाओं के युद्ध दशरथ का वर्णन किस हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। किरात राजा शांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज या भारद्वाज ऋषि। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के युद्ध दशरथ में किस राजा को विजय मिली? सुदास को। दिवोदास के पुत्र सुदास को। पंजाब का कौन सा नगर प्राचीन काल में त्रिगत के नाम से जाना जाता था? जालंधर। ईसा पूर्व 3000 से 2500 के बीच किस किरात राजा ने आक्रमणकारी आर्य राजा दिवोदास के साथ युद्ध किया था? तो शांबर ने। ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? 10 आर्य राजाओं का युद्ध। महाभारत में वर्णित त्रिगत अब पंजाब के किस नगर का नाम है? जालंधर। ऋग्वेद में वर्णित आर्यों और किरातों के बीच 3000 से 2500 ईसा पूर्व में 40 वर्षीय युद्ध में उनके सेनाध्यक्ष कौन थे? किरात राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास। त्रिगत 2 भागों में बंटा हुआ है, एक नगरकोट तथा दूसरा जालंधर। उत्तर भारत के निवासियों को वैदिक आर्य किस अपमानसूचक नाम से पुकारते थे? दस्यु। शांबर किस स्थान पर मारा गया? तो उद्ब्रज में। विरचिस का सहायक था शांबर का और वर्ची। और खसो ने हिमाचल प्रदेश में किस रास्ते से प्रवेश किया? तो कश्मीर काशीगिरी से। महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में किस गणराज्य का उल्लेख मिलता है? तो खश गणराज्य का। राष्ट्रीय यज्ञ में पहले त्रिगत, कुलुट और कुलिंद गणराज्य की यात्रा किसने की? तो अर्जुन ने राष्ट्रीय यज्ञ से पहले त्रिगत, कुलुट और कुलिंद गणराज्य की यात्रा की थी। खस, एकसान, परोड़ और कुलिंद ने राष्ट्रीय यज्ञ के दौरान किसे स्वर्ण पात्र भेंट किए थे? युधिष्ठिर को। किस ऋषि ने राजा जन्मतापी का वध किया था? ऋषि वशिष्ठ ने। त्रिगत की राजधानी नगरकोट। वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश के निवासियों को जाना जाता था दास, दस्यु और निषाद के नाम से। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम और हिडिंबा का। महाभारत के अनुसार किस राक्षस के कटे कानों के कारण कानगढ़ से कांगड़ा नाम बना है? तो जालंधर राक्षस के कटे कानों के कारण के आधार पर। और विष्णु द्वारा मारे जाने वाले जालंधर को वैदिक काल का शांभर राक्षस मानने वाले विद्वान कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। इन्होंने जो विष्णु द्वारा मारे गए जालंधर राक्षस है उसको वैदिक काल का शांभर कहा था। पूर्व राज्य के संस्थापक कौन थे? ययाति। कुलिंदों के क्षेत्र कालिंद पर्वत से निकलने वाली कालिंदी को किस नाम से पुकारते हैं? यमुना नदी। गद्दिका जनपद चंबा की गद्दियों से संबंधित है। कुल्ल के उस शासक का नाम क्या था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा? तो पृथु। भूमिचंद की 234वीं पीढ़ी में पैदा हुए वह कौन सा शासक था जिसने महाभारत के समय कौरवों का साथ दिया था? सुशर्मा। कांगड़ा के कटोच वंश के पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? पार्वती से। किस पौराणिक राजा की राजधानी सराहन थी? बाणासुर। दस्यु राजा जो शांबर के पास कितने किले थे? व्यास और यमुना के बीच में 99 किले। महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सी प्राचीन जनजाति निवास करती थी? तो दस्यु। शांबर राजा जो आर्य राजा दिवोदास के विरुद्ध लड़ा था किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? किरात। भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? तो भगवत पुराण में भी है, वायु पुराण में भी है और वृत्त संहिता में भी है। भगवत पुराण, वायु पुराण और वृत्त संहिता। और निम्बर कौशिक गोत्र किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते? विश्वामित्र के साथ। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे? वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी दस्यु थे। किस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिमालय के बारे में सोचता है वह उसे बिना देखे ही काशी में की गई पूजा से बड़ा फल प्राप्त करता है? तो स्कंद पुराण में बोला गया है। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? वर्ची। शांबर का सहायक वर्ची था और वो उद्ब्रज नामक स्थान पर मारा गया था शांबर। आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो आर्य हिमाचल प्रदेश में कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं। किस धर्मग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजाति हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बस गई थी?
तो किस धर्म ग्रंथ के अनुसार? तो ऋग्वेद के अनुसार जो कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसे अनार्य जनजातियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी। प्राचीन आर्य नरेश, दिवोदास और शांभर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किरात की हार हुई थी। किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांभर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला? 40 वर्ष तक। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? ऋषि भारद्वाज। महाभारत की कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। वह राजवंश किस नाम से अभिज्ञात है? कटोच। महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? सुशर्मा चंद ने। प्रदेश के नार्य राजा शांबर किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? तो शांबर का किससे कई बार युद्ध हुआ? दिवोदास से। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया? महासु में। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? तो कुलूत। त्रिगत के बाद दूसरी पुरानी रियासत थी कुलूत। कुलिंद स्थायी रूप से कहाँ के निवासी थे? शिमला और सिरमौर की। हिमाचल प्रदेश में बसने वाली दूसरी जाति कौन सी थी? तो किरात। किरात को मंगोल और भोटिया नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरी जाति थी कोल के बाद दूसरी जाति थी किरात, इनको मंगोल या भोटिया नाम से भी जाना जाता है। और ऋषि वशिष्ठ ने शिशुन देव बोला था। हिमाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिम में से प्रवेश करने वाली तीसरी जाति कौन सी थी? तो खसा या फिर खश। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी कौन थे? कोल। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक गियर्सन के अनुसार हिमाचल भूभाग के प्रथम पूर्व परिचित इंडो आर्यंस कौन थे? तो खस थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन जनजाति अतः हिमालय तराइन गंगा से चंद्रभागा तक गुप्त काल में बसी हुई मानी जाती है? तो किन्नर जो जनजाति थी वो गंगा से चंद्रभागा तक गुप्त काल में बसी हुई मानी जाती है। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने किस सदी में के आसपास औदुंबरों के बारे में लिखा है? तो जो चंद्रगोमी थे वो बौद्ध विद्वान थे। चंद्रगोमी क्या थे? बौद्ध विद्वान थे और उन्होंने औदुंबरों के बारे में लिखा है। किस सदी के आसपास? इन्होंने 5वीं सदी के आसपास किसके बारे में लिखा है? औदुंबर के बारे में।